हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके सीबीएसई एग्जाम में 6 मार्कर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर। इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 6 टेक्निक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सारी टेक्निक इम्पोर्टेंट है, किसी भी टेक्निक को हम स्किप नहीं कर सकते। इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर देखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे की पॉइंट्स में इस वीडियो लेक्चर में 6 टेक्निक के इंक्लूड करूंगी। देखो, स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। जो भी डिजीज डेवलप होती है, जो भी इलनेस डेवलप होती है, उसमें स्ट्रेस का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। जैसे हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, अल्सर, कैंसर, डायबिटीज, ये सारी डिजीज स्ट्रेस से क्लोजली रिलेटेड है। आज हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, इस वजह से हमारे स्ट्रेस का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। देखो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिसेज हो, कम्युनिटीज हो, कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर हो, हर जगह पर लोग स्ट्रेस को लेकर कंसर्न है और हर कोई ऐसी टेक्निक को जानना चाहता है जो स्ट्रेस को मैनेज करती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 6 टेक्निक बताऊंगी जो स्ट्रेस को मैनेज करती है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक है। सबसे पहले लेते हैं हम रिलैक्सेशन टेक्निक। देखो, रिलैक्सेशन टेक्निक ये बहुत ही इफेक्टिव स्किल है जो स्ट्रेस को मैनेज करती है, क्योंकि ये टेक्निक स्ट्रेस के सिम्टम्स को रिड्यूस करती है और जो इलनेस है उसके इंसिडेंसेस को, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी मिनिमाइज करती है, रिड्यूस करती है। जैसे बार बार जिस पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो पर्सन रिलैक्सेशन टेक्निक फॉलो करता है तो उसको ये डिजीज बार बार फ्रीक्वेंटली आकर नहीं होगी। देखो, रिलैक्सेशन टेक्निक में 2 मेजर टेक्निक है। पहली है डीप ब्रीदिंग, दूसरा है मसल्स रिलैक्सेशन। इन दोनों टेक्निक के थ्रू पर्सन की बॉडी, पर्सन का माइंड रिलैक्स हो जाता है। देखो, डीप ब्रीदिंग में क्या होता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप डीपली इनहेल करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है। दूसरा, आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होता है और आपकी बॉडी में सारे पार्ट्स प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, आपका नर्वस सिस्टम भी इम्प्रूव करता है। तो डीप ब्रीदिंग ये बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। देखो, डीप ब्रीदिंग आप कैसे करेंगे, आपको ऑक्सीजन सबसे पहले अपने स्टमक में फिल करनी होती है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो स्टमक को आप ऑक्सीजन से फिल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी के टॉक्सिक होते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो रिलीज हो जाती है और आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। दूसरा है मसल्स रिलैक्सेशन। देखो, इसमें क्या होता है कि आप अपनी मसल्स की टेंशन को इंक्रीज करते हैं, आप मसल्स को टाइटन करते हैं। जितना टाइटन आप कर सकते हैं उतना आप टाइटन करेंगे, फिर आप धीरे धीरे उन मसल्स को रिलैक्स करना शुरू करेंगे। आप 30 सेकंड तक काउंट करेंगे और उन मसल्स को रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह से आपकी बॉडी बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेगी। तो समझ में आया, इस तरह से रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो आप किस तरह से लिखेंगे इसमें, डीप ब्रीथिंग एंड मसल्स रिलैक्सेशन आर यूज्ड टू रिड्यूस स्ट्रेस। देखो, रिलैक्सेशन टेक्निक में 2 टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप ब्रीथिंग और दूसरी है मसल्स रिलैक्सेशन। ये दोनों यूज की जाती है स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए। ये क्या करती है, इट रिड्यूसेस सिम्टम ऑफ स्ट्रेस and decreases incidence of illness like BP and heart disease। देखो, बीपी और हार्ट डिजीज इन दोनों ही इलनेस की फ्रीक्वेंसी को जो रिलैक्सेशन टेक्निक है ये रिड्यूस करती है। देखो, रिलैक्सेशन टेक्निक जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो ये हमेशा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से स्टार्ट होती है और ये प्रोसीड करती है अप टू अपर पार्ट ऑफ बॉडी, और इससे पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है और आपका माइंड बिल्कुल क्वाइट हो जाता है। तो आपको ये भी लिखना है
Relaxation starts from lower part of body and progresses up to upper part of body, and it relaxes our mind and body completely. Clear? तो ये थी आपकी रिलैक्सेशन टेक्निक जिसके थ्रू हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। ये आपकी फर्स्ट टेक्निक थी। अब मैं लेती हूँ सेकंड टेक्निक, दैट इज मेडिटेशन। देखो, मेडिटेशन ये एक योगिक टेक्निक है, ये एक लर्न टेक्निक है, इसे सीखा जाता है। बहुत जल्दी पर्सन मेडिटेशन नहीं कर सकता, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है इसमें आपको फोकस्ड कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने आप को एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं, और बाहर क्या स्टिमुलस है उसके बारे में हम अनअवेयर होते हैं। जब पर्सन कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब उसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद नहीं आती, जब उसको एंजाइटी हो जाती है, तो पर्सन को मेडिटेशन की टेक्निक रिकमेंड की जाती है, क्योंकि मेडिटेशन इम्प्रूव करता है हर ऐसी डिजीज को जो माइंड से रिलेटेड है। देखो, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बिल्कुल काम प्लेस पे बैठते हैं, वहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप अपनी आईज क्लोज करते हैं तो आपके माइंड में किसी तरह के कोई थॉट्स, कोई आइडियाज डेवलप नहीं होने चाहिए। देखो, साइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, वो वही इमेजेस डेवलप करता है जो हमने कभी ना कभी कहीं देखी हो। तो जब हम आईज क्लोज करके मेडिटेशन करते हैं और उन आइडियाज को देखने की कोशिश करते हैं, उन पिक्चर्स को देखने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है कि हमारे सर में दर्द हो जाता है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें हमारी सारी थॉट्स को, सारी पिक्चर्स को, सारे आइडियाज को जीरो लेवल पर शिफ्ट कर देना चाहिए, तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करके आते हैं तो हम फुल एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करती है हमारी बॉडी में। देखो, जब आप रात को सो के सुबह उठते हैं तो कितने एनर्जी से फुल होते हैं, आप बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं। इसी तरह से जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। जो भी स्ट्रेस होता है आपके माइंड में, उस सबसे आप रिलीव हो जाते हैं। क्लियर? तो मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है जो स्ट्रेस को मैनेज करती है। तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे मेडिटेशन के अंडर? दिस योगिक टेक्निक इन्वॉल्व फोकस कंसंट्रेशन। इट टेक्स पर्सन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मेक्स हिम अनअवेयर ऑफ एनी आउटसाइड स्टिमुलेशन। देखो, मैंने आपको बताया ये एक योगिक टेक्निक है, ये हमें लर्न करनी पड़ती है। देखो, मेडिटेशन ऐसे हर कोई नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको एक लर्निंग प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, और इस प्रोसेस को सीखने में टाइम भी लगता है, क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हैं तो ऐसे ही ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, किसी ना किसी तरह की कैलकुलेशन हम अपने माइंड में करते रहते हैं। तो अपने माइंड को बिल्कुल आइडियाज फ्री करना, थॉट फ्री करना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें टाइम लगता है। तो ये योगिक टेक्निक है, इसमें फोकस कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमें बिल्कुल फोकस होके फुली कंसंट्रेट करना पड़ता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो दूसरा, ये पर्सन को एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, क्या स्टिमुलस है, यानी हम एक डिफरेंट लेवल में चले जाते हैं जहाँ पर किसी तरह की कोई थॉट, किसी तरह के कोई आइडियाज डेवलप नहीं होते। क्लियर? समझ में आया? तो इसमें आप एग्जांपल भी दे देना। इंसोम्निया, एंजाइटी, रीफोकसिंग अटेंशन एंड कंट्रोलिंग एंगर। देखो, मेडिटेशन टेक्निक किन लोगों को बताई जाती है? जिन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, यानी जिनको रात में अच्छे से नींद नहीं आती, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, जब भी वो सोते हैं तो वो टेंस ही होते हैं, उनको नींद नहीं आती। तो अगर वो मेडिटेशन करके सोएंगे तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। दूसरा, एंजाइटी, जो लोग बहुत ज्यादा वरीड होते हैं, जो हमेशा एंशियस होते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन लोगों को मेडिटेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये स्ट्रेस से रिलीफ दिलाता है। तीसरा है रीफोकसिंग अटेंशन। देखो, जब आप कहीं प्रेजेंट हैं लेकिन अटेंटिवली प्रेजेंट नहीं है, तो आपकी अटेंशन को रीफोकस करने के लिए मेडिटेशन की टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। आप प्रेजेंट तो हैं
लेकिन ये नहीं आपको पता लग रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, यानी आप वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट है। तो आपके अटेंशन पर रीफोकस करने के लिए, आपके कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन की टेक्निक को बताया जाता है। और इसके बाद कंट्रोल एंगर, जो लोग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल है, छोटी छोटी बातों पर जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको भी मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन की टेक्निक के थ्रू वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझ आया आपको मेडिटेशन टेक्निक क्या है। मेडिटेशन टेक्निक एक योगिक टेक्निक है। ये हमें डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाती है, जिसमें बाहर के स्टिमुलस के बारे में हम बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। और जब हम मेडिटेशन करके आते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है और हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। क्लियर? अब देखो, अब आती है थर्ड टेक्निक, दैट इज बायो फीडबैक। देखो, बायो फीडबैक, इसमें दो वर्ड है, एक है बायो, दूसरा है फीडबैक। बायो का मतलब आपको पता है, बायो का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। जो आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं वो बायो से रिलेटेड होते हैं। और फीडबैक का मतलब होता है रिव्यू, यानी यहाँ पर जो भी आपकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, जो भी आपके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में आप फीडबैक लेते हैं, वो होता है बायो फीडबैक। देखो, जो भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का रिजल्ट होता है, दोनों क्लोजली रिलेटेड है। जब भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, इसका मतलब कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, यानी आपके माइंड में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तभी आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम अकर हो रही है। जैसे आपका बीपी हाई हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। तो देखो, स्ट्रेस क्या है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और दूसरा, जब आपका बीपी राइज होता है, ये है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायो फीडबैक में हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होते हैं, उनके बारे में हम चेक करते हैं अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को। जब हम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिकवर हो जाएगा। जैसे अगर आप स्ट्रेस को ठीक कर लेते हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेते, तो आपका बीपी बढ़ेगा ही नहीं, आप बिल्कुल सही रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ टेक्निक सीखनी होती है, जो भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अराइज हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए। जब आप वो टेक्निक सीख जाते हैं और जब उनको डेली एक्टिविटीज में अप्लाई करते हैं, जब भी आपको कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो आप जो आपने टेक्निक सीखी है, जो रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक सीखी है, ये अप्लाई की जाती है आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, हार्ट रेट को रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि जब बीपी बढ़ता है, इसका मतलब कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, कुछ आपने ऐसा सोचा है जिससे आपका बीपी बढ़ गया। तो जब आप सोचने पर कंट्रोल कर लेंगे, जब आप उस सोच को ही खत्म कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी भी खत्म हो जाएगा। देखो, बायो फीडबैक टेक्निक में क्या होता है कि जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसका फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट रेट होती है, इनको रेगुलेट किया जाता है। ये टेक्निक ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को ही कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे बायो फीडबैक में? It is a procedure to monitor and reduce physiological stress by providing feedback about physiological activity. देखो, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो मॉनिटर और रिड्यूस करता है हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को। जो भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस अराइज हो रहा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, मेंटल प्रॉब्लम की वजह से, उसे ये मॉनिटर करता है और उसे ये रेगुलेट करता है, उसे ये कंट्रोल करता है। दूसरा, इसमें जो टेक्निक सपोर्ट की जाती है वो है रिलैक्सेशन टेक्निक एंड मेडिटेशन टू रिड्यूस फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। देखो, जो भी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं उन्हें रिड्यूस करने के लिए आपको मेडिटेशन बताया जाता है, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक बताई जाती है, जिससे आपको जो फिजिकल स्ट्रेस अराइज हो रहा है वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। इसमें देखो 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस क्या है? पहली है डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेस। देखो, सबसे पहले यहाँ पर डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब यही हुआ
कि जो भी आपको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसके बारे में अवेयरनेस डेवलप की जाती है कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है और क्यों ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेस, यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज में यही होता है, अवेयरनेस डेवलप की जाती है उस प्रॉब्लम के बारे में, उस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में जो अराइज हो रहा है। दूसरी स्टेज आती है लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग। यहाँ पर आपको कंट्रोलिंग टेक्निक बताई जाती है, किन टेक्निक के थ्रू आप उस सिचुएशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको बीपी लेवल राइज हो रहा है तो किस तरह से आप बीपी को कंट्रोल करेंगे, वो टेक्निक आपको लर्न करवाई जाती है। और तीसरी स्टेज में आएगा ट्रांसफरिंग दैट इनटू एवरीडेज लाइफ, यानी जो भी टेक्निक आपने सीखी है उनको आप एवरीडे लाइफ में ट्रांसफर कर रहे हैं, एवरीडे लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। यानी जब भी आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है स्ट्रेस की वजह से, तो आप वो टेक्निक अप्लाई करते हैं जो आपको सिखाई गई थी कि किस तरह से स्ट्रेस को रिड्यूस किया जाए और बीपी को रेगुलेट किया जाए। तो यही होता है बायो फीडबैक टेक्निक में कि जो भी स्ट्रेस आपको फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दे रहा है, सबसे पहले उसके बारे में अवेयरनेस डेवलप की जाती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आपको वो लर्निंग स्किल्स डेवलप की जाती है जो स्ट्रेस को मिनिमाइज करते हैं, जैसे मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक है। और थर्ड स्टेज में जब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अराइज होता है, जब आपको फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, तो आप उस टेक्निक को अप्लाई करते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। क्लियर? अब आती है फोर्थ टेक्निक, दैट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। देखो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है जो स्ट्रेस को मैनेज करती है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इसमें दो वर्ड है, एक है क्रिएटिव, दूसरा है विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव का मतलब पता है, कोई भी नई चीज इन्वेंट करते हैं, कोई भी नोवेल्टी होती है, जिस चीज में नयापन होता है वो होता है क्रिएटिव। और दूसरा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है इमेजिनेशन। इसमें क्या होता है कि आप अपने माइंड में कोई नई चीज इमेजिन करते हैं। उस नई चीज को जब आप इमेजिन करते हैं तो आप स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं, यानी आप उस चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं और जिस चीज से आप स्ट्रेस्ड थे उस चीज के बारे में आप भूल जाते हैं। लेकिन देखो, जब भी आप इमेजिनेशन करते हो तो ऐसी चीज आपको इमेजिन करनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो। यानी जो भी हम अपने माइंड में सोच रहे हैं, जो भी हम इमेजेस बना रहे हैं, जो भी इमेज डेवलप कर रहे हैं, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अनरियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक इन द सेंस मीन्स, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं साइकाट्रिस्ट बन जाऊं, जो लोग इमोशनली अनस्टेबल हैं, इमोशनली इम्पेयर्ड हैं, उनका ट्रीटमेंट करूं, लोगों को स्ट्रेस फ्री करूं। तो इस तरह की चीजें जब आप सोचते हैं, दूसरा इस तरह की इमेज जब आप डेवलप करते हैं, उस समय आपका माइंड बिल्कुल काम होना चाहिए। दूसरा, आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो, आपकी आंखें बंद हो, और जब आप इमेजिनेशन करते हैं तो क्या होता है कि आपको एक क्रिएटिव पावर मिलती है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और उस इमेजिनेशन को आप बहुत जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? इट यूजेस इमेजरी एंड इमेजिनेशंस। देखो, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में इमेजिनेशंस का यूज होता है। यहाँ पर कोई भी चीज रियल नहीं है, सबसे पहले आप इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन करने के बाद आप उसे रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, वन मस्ट सेट रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स इन हिज इमेजिनेशन एज इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। देखो, जब भी हम इमेजिनेशन करते हैं तो एक बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी गोल हम अपने माइंड में सेट करते हैं, जो भी इमेज हम अपने माइंड में डेवलप कर रहे हैं, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए और दूसरी अचीवेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करती है हमारे अंदर उस चीज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। इट शुड बी डन इन अ रिलैक्स स्टेट when your body is relaxed, eyes are closed and mind is quiet. देखो, जब भी आप कोई विजुअलाइजेशन करते हैं, कोई इमेजिनेशन करते हैं, तो आपकी बॉडी रिलैक्स स्टेट में होनी चाहिए। रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या हुआ कि आपकी आईज क्लोज होनी चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल क्वाइट होना चाहिए, किसी तरह का कंफ्लिक्ट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए और बॉडी आपकी बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए। तभी आपको एक क्रिएटिव पावर मिलेगी, आपको
क्रिएटिव एनर्जी मिलेगी और जो चीज आपने इमेजिन की है आप उसको बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देंगे रियलिटी में। क्लियर? तो ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है जो पर्सन को स्ट्रेस से फ्री करती है। अब आती है नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज कोग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। देखो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि पर्सन की जो भी इरेशनल थॉट्स होती है, जो भी उसकी नेगेटिव थॉट्स होती है, उसको रैशनल थॉट और पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट किया जाता है। जब हमारा माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, यानी ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस अराइज होता है, तो उस बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। तो इस टेक्निक में आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट रिप्लेसेस नेगेटिव एंड इररेशनल थॉट बाई पॉजिटिव एंड रैशनल वंस। देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन है जो अल्कोहल का कंजम्पशन शुरू कर देता है, लेकिन जब भी वो अल्कोहल ड्रिंक करता है तो वो अपने आप को गिल्टी फील करता है। क्यों वो गिल्टी फील करता है? क्योंकि वो सोचता है कि मैं अपनी फैमिली के ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा हूँ। फैमिली का ये ट्रस्ट है कि इस पर्सन का किसी तरह की कोई गलत एक्टिविटी में इंडल्जेंस नहीं है, ना तो ये स्मोकिंग करता है ना ड्रिंकिंग करता है, तो यहाँ पर्सन अल्कोहल के लिए ऑब्सेस्ड है। लेकिन जब भी वो ड्रिंक करता है उसे गिल्टी फील होता है, तो ये है माल एडेप्टिव बिहेवियर। यहाँ पर उसके बिहेवियर को फोस्टर करना, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना ही आएगा कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक में। तो देखो इस टेक्निक में 3 फेसेस होते हैं। पहला फेज क्या है? असेसमेंट, दूसरा है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक और तीसरा है एप्लीकेशन एंड फॉलो अप। तो देखो असेसमेंट में क्या होगा? डिस्कस प्रॉब्लम फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर जो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर किया जाता है। यानी जिस पर्सन का माल अडेप्टिव बिहेवियर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम को कंसिडर किया जाता है, प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। दूसरे स्टेप में क्या आएगा? स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक। फिर उसे स्ट्रेस को कम करने वाली टेक्निक सिखाई जाती है, जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक है और सेल्फ इंस्ट्रक्शंस टेक्निक है। इन टेक्निक के थ्रू उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। और तीसरा आता है एप्लीकेशन एंड फॉलो अप। फिर उसे बोला जाता है उस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए और कंसिस्टेंसी में फॉलो करने के लिए। तो इस तरह से पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। ये आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। क्लियर? और लास्ट आती है एक्सरसाइज। देखो आपको पता है एक्सरसाइज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सन को स्ट्रेस से रिलीफ देती है, पर्सन का इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, पर्सन का डाइजेशन इम्प्रूव करती है। इसलिए एक्सरसाइज तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें एवरीडे एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर एवरीडे नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ वीक तो एक्सरसाइज हमें जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं अपनी बॉडी में, अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो आप क्या डिफाइन करेंगे एक्सरसाइज में? रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव हार्ट रेट, लोअर ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम, रिड्यूस फैट। देखो आपको पता है अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करती है। तो ना हमारा बीपी हाई होगा ना लो होगा, एकदम नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होगा। फिर हमारी हार्ट रेट को भी ये रेगुलेट करती है। इसके बाद ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। कोई भी बीमारी हमें इजीली इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं और ये रिड्यूस करती है फैट को। रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी बॉडी एकदम स्लिम बन जाती है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और जो बॉडी का फैट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो देखो एक्सरसाइज में आप एग्जांपल भी दे देना, स्विमिंग, रनिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, किसी तरह की भी एक्सरसाइज जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इट मस्ट बी डन 4 टाइम्स अ वीक फॉर 30 मिनट्स। वैसे तो आपको एक्सरसाइज रोजाना करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो आपको एटलीस्ट 4 दिन
तो एक वीक में आधे घंटे के लिए जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी 4 टाइम्स इन अ वीक आपको 30 मिनट्स के लिए जरूर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करती है और आपकी बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करती है। इसके बाद देखो एक चीज और लिखनी है, ईच सेशन मस्ट बिगिन विद अ वार्म अप सेशन एंड एंड विद अ कूल डाउन फेज। देखो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हर सेशन हमारा वार्म अप सेशन से शुरू होना चाहिए। वार्म अप सेशन क्या होता है, देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं एक्सरसाइज के लिए, और जब बॉडी एक्सरसाइज कंटिन्यूटी में करती है तो वो टेंस हो जाती है। इसके बाद हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होता है, उसे बोलते हैं कूल डाउन फेज। तो होपफुली ये 6 टेक्निक आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। जब भी आपको कोई स्ट्रेस अराइज हो तो आप इन टेक्निक में से कोई भी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। तो समझ में आया स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक आपको। देखो फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। देखो जो भी मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रही हूँ प्लीज आप अपने फ्रेंड को जरूर सर्कुलेट कर देना, जो लिंक है उन्हें शेयर कर देना, ताकि मैं चाहती हूँ हर बच्चे को मेरे वीडियो लेक्चर से बेनिफिट मिले। ओके, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।